फिजिक्स में लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, और उससे पहले ओम्स लॉ वगैरह देखा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये सब देखा था। और रेजिस्टिविटी में हमने ये देखा था कि जो या रेजिस्टेंस में R इक्वल टू क्या होता था, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, ये एक फॉर्मूला हुआ करता था। और इस R को हम बोलते थे रेजिस्टेंस और रो को हम बोलते थे रेजिस्टिविटी। और हमने ये देखा था कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ा, उसके बाद वाले क्लास में हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस हुआ करता था हमारा, कितना हुआ करता था, अब यहां पे m क्या हुआ करता था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ द चार्ज कैरियर। L क्या होता था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसके थ्रू से करंट पास करेगा। N क्या होता था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। E क्या होता था, चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर। टाउ क्या होता था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और A हमारा क्या होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर याद करो तो एंड में बताया था, ठीक है। तो और उसी से ही अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा, m बाय n ई स्क्वायर टाउ, ये होता था। अब यहां तक या फिर छोटे क्लासेस तक, मतलब अभी तक हमें पता था जो रेजिस्टेंस होता है या फिर जो रेजिस्टिविटी होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे कि ओम्स लॉ अगर आप पढ़ोगे, ओम्स लॉ में स्टेटमेंट में लास्ट में लिखा हुआ रहता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर में चेंज करता हूं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में क्या फर्क आता है, क्या चेंजेस होता है, आज की क्लास में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको जरा समझना। अगर मैं किसी चीज का मान लो टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, क्या करता हूं मैं, अब देखो इसमें बहुत सारे चीजें होंगी। कंडक्टर के बारे में बात करें, कंडक्टर में मेटल्स भी होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं। तो हम हर एक के बारे में बात करेंगे कि टेम्परेचर, हर एक के बारे में मतलब हम मोस्टली बात करेंगे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, ये अभी मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, फॉर कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि मान लो मेटल, कंडक्टर में अगर बोलता हूं तो वो मेटल होगा, ठीक है। मैं मेटल के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं मेटल्स में क्या करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, इसको समझना, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो ये मेटल है, इसके अंदर रूम टेम्परेचर में ये 300 केल्विन है, मान लो इसको मैं 350 केल्विन पे लेके गया, तो लेके जाऊंगा तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। थर्मल एनर्जी जब बढ़ेगा तब मैं क्या करूंगा, मैं उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे से और जल्दी जल्दी टकराएंगे, मतलब और जल्दी जल्दी वाइब्रेट होंगे। या फिर इसको अगर ऐसे भी समझा जाए, मान लो एक आप घर में बैठे हुए हो, ठीक है, अभी एग्जाम नहीं है, इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम नहीं है तो आप आराम से पढ़ रहे होगे, हाँ पढ़ेंगे, अभी तो टाइम है, हर एग्जाम के टाइम पे हम ये करते हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, ऐसे पढ़ते हुए जाते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आ जाता है हम पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, कोर्स खत्म नहीं हुआ, कहां से पढ़ें, कहां से शॉर्टकट मिल जाए पढ़ने का, ये सब सोचते हैं। वही चीज यहां पे होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, उनका मोबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है और वो तेजी से भागने लगते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें इस फॉर्मूले के बेसिस पे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मास तो कांस्टेंट है चार्ज कैरियर का, वो तो चेंज नहीं होगा, लेंथ भी कांस्टेंट है, लेंथ भी चेंज नहीं होने वाला, n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ई कांस्टेंट होगा, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, या चार्ज कैरियर पे कितना होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा। ये चेंज नहीं होने वाले। एक अगर चीज में चेंज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम पे चेंज होगा। कैसे रिलैक्सेशन टाइम पे चेंज होगा? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? रिलैक्सेशन टाइम, अगर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अगर टकरा रहे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, कंडक्टर के अंदर जब वो मूव करते हैं तो वो टकराते हैं एक दूसरे से। जो एक दूसरे से टकराने के बीच में जो टाइम उनको मिलता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार टकराता है, कई बार टकराता है, इसलिए हम उसका एवरेज निकाल देते हैं और इसको टाइम को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। कैसे फर्क पड़ेगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो और जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। मान लो पहले वो टकराने के लिए 1 सेकंड ले रहे हैं, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो उसमें पैनिक और बढ़ जाएगा, और पैनिक बढ़ जाएगा तो और वो जल्दी जल्दी टकराएगा और जल्दी जल्दी मूव करेगा और फास्ट मूव करेगा, जो कि छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। छोटे क्लासेस में ये पढ़े थे, याद हो रहा, अगर आ रहा होगा कि अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, एटम्स या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से भागेगा, और तेजी से अगर भागेगा तो उसके बीच में जो कोलिजन के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो घट जाएगा, घटेगा या नहीं घटेगा। तो मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा रिलैक्सेशन टाइम, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है या फिर टाउ होता है, वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज होना शुरू करेगा। अब रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया, या रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये बढ़ने लगेंगे। रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। क्यों, कैसे बढ़ेगा? यहां से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, और यहां पे रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बढ़ना शुरू होगा, और अगर ये चीज बढ़ना शुरू हुआ तो ये कैसे बढ़ेगा? अब ऐसा तो नहीं, कैसे बढ़ेगा उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे बढ़ेगा मतलब कि अचानक से स्पाइक होगा, या बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो फॉर मेटल्स क्या होता है? फॉर मेटल्स ये जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये लीनियरली इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी increases linearly with temperature। ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ता है। अब लीनियरली बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, मान लो ये टेम्परेचर है और ये मान लो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ते जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, लीनियरली ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। समझ में आया क्यों बढ़ते हुए जाएगा? तो ये तो समझ गए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, ये तो समझ में आ गया। कितना इंक्रीज करेगा, ये भी क्वेश्चन आता है, कितना इंक्रीज कर जाएगा? तो जो न्यू रेजिस्टिविटी होगा, मान लो एक मेटल है जिसका एट 20 डिग्री सेल्सियस, और ये हम स्टैंडर्ड लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड मतलब एज ए लोअर रेफरेंस, इससे नीचे हम नहीं जाते हैं। ये जो लोअर रेफरेंस यही होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? एट लोअर रेफरेंस, लोअर रेफरेंस मतलब इधर से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब इधर था एक मेटल, उसका रेजिस्टिविटी मान लो रो नॉट था, ठीक है, उसका रेजिस्टिविटी मान लो रो नॉट था, और उसका टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है इसको हम टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लोअर रेफरेंस को जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो टी नॉट होता है। तो जब हम मान लो कुछ टेम्परेचर बढ़ा देते हैं,
टेम्परेचर हम इंक्रीज करके, मान लो इंक्रीज करके टी कर देते हैं, ये क्या है टेम्परेचर आफ्टर इंक्रीजिंग, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, कुछ भी चेंज करो, ठीक है, कुछ भी चेंज करो तो टेम्परेचर मान लो टी हो गया, और जो रेजिस्टिविटी है वो मान लो रो हो गया, ठीक है। तो रो इक्वल टू जो न्यू रेजिस्टिविटी होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे वो कितना हो जाएगा, रो विल बी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। और यहां पे ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये जो अल्फा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेई की बात करो चाहे आप बोर्ड्स की बात करो, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेम्परेचर डिपेंडेंस एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि छोटे क्लासेस में ये आप चीज नहीं पढ़े हो, तो इसलिए इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अल्फा इक्वल टू, इधर से अगर मैं निकालूं तो अल्फा इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है। इधर से अगर मैं अल्फा का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर मेटल्स अल्फा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। यहां पे रो नॉट क्या है, जब एट रेफरेंस पॉइंट, मतलब एट लोअर रेफरेंस पॉइंट पे जब रेजिस्टिविटी कितना था मटेरियल का या मेटल का, रो क्या है, न्यू रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टिविटी हुआ, 1 क्या है कांस्टेंट, अल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टी क्या है न्यू टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप लेके गए, चाहे उसको बढ़ा के मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री पे लेके गए, तो न्यू टेम्परेचर कितना होगा, वो है वो टेम्परेचर, और टी नॉट क्या है जो लोअर रेफरेंस है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ये टी नॉट दे दिया होता है, मतलब मान लो उसने बोला कि एक कंडक्टर को मैं 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहा हूं, तब वहां पे टी नॉट आपको गिवन है, ठीक है, आप वो आराम से कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेता है फ्रॉम द लोअर रेफरेंस टू, मान लो 10 डिग्री मोर देन द लोअर रेफरेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोअर रेफरेंस आपको याद होना चाहिए कि वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और जो नया टेम्परेचर होगा वो क्या होगा 30 होगा, क्योंकि 10 डिग्री बढ़ाया गया, ठीक है। और अगर केल्विन में करना चाहो तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करके कर लेना, वही सेम चीज है, ठीक है, समझ में आया। ये चीजें, इतना चीजें अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व क्वेश्चन, इसी में से तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना ही देता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो मोस्टली आप बचपन में सुने होंगे मैंगनीन और निक्रोम वायर, ये सारे क्या होते हैं, ये एलॉयज होते हैं, और इन्हीं को हम मोस्टली यूज करते हैं टू एज ए फ्यूज वायर हो गया, या जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने के चांसेस है वहां पे हम एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं। अब एलॉयज का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर में जो प्योर मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका जो रेजिस्टिविटी होता है ना, उनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है।
मतलब अगर मैं 0 केल्विन पे ले जाऊं एक मेटल को, तो वहां पे क्या जो मेटल का रेजिस्टिविटी होता है वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल मतलब क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, उसका होना ना होना का बराबर हो जाता है। और उसी पे भी हम बात करेंगे जो कि है सुपर कंडक्टिविटी, उसके ऊपर भी जाएंगे, लेकिन पहले इधर बात कर लेते हैं। तो एट एब्सोल्यूट जीरो प्योर मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम हो जाता है या बहुत नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम एलॉयज की बात करें, एलॉयज में कुछ रेजिस्टिविटी होते हैं, ठीक है। एलॉयज का मतलब क्या होता है, जब हम 2 से 3 मेटल या 4 मेटल मिला के कुछ नया मेटल बना देते हैं उसको हम एलॉयज बोलते हैं। तो एलॉयज का सर्टेन अमाउंट, दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। एलॉयज का कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। और इससे हमें फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जब हमें कोई प्योर मेटल ढूंढना हो, जब मान लो, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो मेटल्स हमें मिलते हैं, क्या ऐसा आयरन रॉड हमें मिल जाता है, जमीन खोदते ही आयरन रॉड मिला, ऐसा तो नहीं है। हमें उनको अलग करना होता है या एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो जब एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है, तो इस रेजिस्टिविटी की हम मदद लेते हैं। एलॉयज का एट टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर, लैब वगैरह में ये किया जाता है, उसका रेजिस्टिविटी कुछ पाया जाता है, लेकिन जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका नेग्लिजिबल हो जाता है। ये एक डिस्टिंग्विश फैक्टर है प्योर मेटल्स और एलॉय के बीच में। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर मेटल एंड रेजिस्टिविटी। प्योर मेटल और रेजिस्टिविटी में यह हमें फर्क करना सिखाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह भी पता चलता है कि इनका जो एलॉय होते हैं इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। तो इसीलिए हम जनरली क्या एलॉयज को प्रिफर करते हैं टू यूज इन सर्टेन कंडीशन जहां पे टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। तो हम इसे वी यूज एलॉय इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। क्योंकि एक तो टेम्परेचर हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, दूसरा होता है इनका जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, लिख देता हूं ब्रैकेट में। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल, और एलॉय जो होता है ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस से बहुत कम अफेक्ट होता है, लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। इसीलिए हम एलॉयज को यूज करते हैं हमारे मोस्टली कॉमन रजिस्टर्स को बनाने के लिए, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है। समझ में आया? तो जो नेक्स्ट चीज आता है, नेक्स्ट चीज में सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इसमें क्या होता है ये समझते हैं। इसमें अगर आप डायरेक्टली बात करो, वहां पे हमारा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, किधर, मेटल में, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहे थे, यह हमें समझ में आया। और कैसे इंक्रीज हो रहे थे, लीनियरली इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है, यहां पे जो रेजिस्टिविटी होगा या रेजिस्टेंस होगा ये इंक्रीज तो करेंगे, लेकिन कैसे इंक्रीज करेंगे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे
टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में, चाहे वो रेजिस्टेंस हो और रेजिस्टिविटी हो, ये इंक्रीज करते हैं। इंक्रीजेस कैसे? एक्सपोनेंशियली। अब एक्सपोनेंशियली अगर इंक्रीज करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, रो at temperature T is equal to rho naught into e to the power exponential e to the power Eg divided by kb into T। ठीक है, और ये मैंने कहां से लेके आया? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू डेंसिटी का फॉर्मूला, n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस Eg बाय kb टेम्परेचर T। और यहाँ पे ये जो Eg क्या होता है? Eg वो स्वेटर साफ करने वाला Eg नहीं, ठीक है। Eg का मतलब होता है एनर्जी गैप, Eg का मतलब होता है एनर्जी गैप, और kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर यहां पे देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टिविटी होगा वो कैसे इंक्रीज करेगा? वो इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, इसको याद रखना। हालांकि इसके फॉर्मूले के बेसिस पे उतना क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन जेईई वगैरह में पूछ लेता है तो कॉपी में रहे तो दिमाग में भी रहेगा। ठीक है, बोर्ड्स में इतना पूछा नहीं जाता। बोर्ड्स में अगर पूछा जाएगा तो मैक्स टू मैक्स ये पूछा जा सकता है कि कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो सब। फिर भी कुछ भरोसा नहीं है। देखो, मैं भगवान नहीं हूं या मुझे ऐसा सब कुछ पता नहीं होता। ठीक है, मुझे सब कुछ ही पता होगा तो ऐसा नहीं है, आ सकता है एग्जाम में। सिलेबस में है तो इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी में लिख लिया। ठीक है, पढ़ लेना, 4 लाइन की बात है। ये तो हम समझ गए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स में क्या होता है, एलॉयज में क्या होता है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में क्या होता है। ये एक टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है या समझना है, वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, क्या लिमिटेशंस है? अब देखो, ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर, या फिर R इक्वल टू V बाई आई, यह हमें बोलता है। ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ मतलब ये हर चीज पे या हर कंडक्टर पे या हर मटेरियल पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ओम्स लॉ जो है वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। हाँ, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल पे काम कर जाता है, लेकिन सब पे काम नहीं करता। ठीक है, इट इज नॉट ए ओम्स लॉ। क्या है? इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। ये फंडामेंटल लॉ नहीं है। तो जो चीजें या जो कंडक्टर या फिर जो मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ओमिक मटेरियल या ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलोज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब इस पे अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाते हुए जाऊं तो करंट भी ऐसे ही इंक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है, उस टाइप ऑफ कंडक्टर्स को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। लेकिन कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स ये क्या होते हैं? जो डू नॉट फॉलो, डज नॉट या डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ओम्स लॉ को ये कंडक्टर्स फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे मेटल्स। अब बोलोगे सर मेटल्स कैसे? समझो, अब अगर मैं इस पे एक कंडक्टर या एक मेटल है जिस पे मैं टेम्परेचर बढ़ाते हुए जा रहा हूं,
ठीक है। मैं टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाऊं, मतलब V बढ़ाते हुए, टेम्परेचर की बात मत नहीं करो, V अगर बढ़ाते हुए जाऊं और तो करंट बढ़ते हुए जाएगा, ये बोला है। लेकिन करंट बढ़ते हुए जाते जाते हमें पता है कंडक्टर गर्म भी तो होता है ड्यू टू हीट, कॉलिजन्स होता है ना। करंट अगर बढ़ाते हुए जाओ, करंट कैसे बढ़ेगा, जब अगर चार्ज उसमें ज्यादा कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करते करते टेम्परेचर भी तो बढ़ने लगता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, ये उसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे V और I अचानक से I ज्यादा बढ़ जाएगा, जो मोस्टली कंडक्टर्स में होता है ये, ठीक है। वो उनको हम ओमिक कंडक्टर में बोलेंगे, ठीक है, या मेटेलिक कंडक्टर्स बोल सकते हो। मेटल्स ना लिखे, मेटेलिक कंडक्टर्स बोल दो, कंडक्टर्स। या फिर यहां पे हम डायोड की बात कर सकते हैं, ठीक है। डायोड का ग्राफ कैसा होता है, V और I का अगर देखो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इधर से ऐसा ग्राफ होता है डायोड्स का। या हम पूरा एक चैप्टर है डायोड के ऊपर, सेमीकंडक्टर, वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायोड ऐसे काम करता है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो, अगर एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस ही 0 हो जाए, मतलब करंट को जानने के लिए कोई रुकावट महसूस करना नहीं पड़े। अब ये ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, नेशनल हाईवे और वहां पे ट्रक नहीं है, और आपको दे दिया गया है केटीएम या हायाबुसा या जो भी फास्टेस्ट बाइक है, मेरे लिए तो हायाबुसा है, मुझे हायाबुसा पसंद है। और भी बहुत बड़े बड़े निंजा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, मुझे पर्सनली हायाबुसा पसंद है, तो इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर ऐसा मिल जाए जहां पे ट्रक नहीं है, कोई ना कुत्ता आ रहा है, ना गाय आ रही है, कुछ नहीं है, तो आप गाड़ी को कैसे भगाओगे, टॉप के स्पीड में भगाओगे ना, क्योंकि जो स्पोर्ट्स बाइक चलाने का मजा होता है वो ज्यादा स्पीड में ही आता है, ठीक है। तो वहां पे उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, रोकने वाला नहीं मिला। अगर मान लो वहां पे गाड़ी जा रहा होता या वो रास्ते में गड्ढा होता तो वो धीरे धीरे जाता ना, नहीं तो गिर जाएगा। वैसे ही अगर कंडक्टर के बारे में बात करें, अगर ऐसा एक कंडक्टर मिल जाए जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी रुकावट ना हो करंट जाने के लिए, तो उस टाइप ऑफ कंडक्टर को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और ये सुपर कंडक्टर जनरली हम अगर मिल जाए तो सोचो कितना फायदा होगा। जो कॉपर वायर हम यूज करते हैं उसके बदले सुपर कंडक्टर यूज करेंगे, तो जितना करंट वहां से बन रहा है उतना करंट ही हमारे पास आएगा। तो ज्यादा हम जो हीट लॉस के वजह से जो हीट लॉस होता है उसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक चार्जेस हम देते हैं वो नहीं देना पड़ेगा, हमारा काम बहुत फास्ट हो जाएगा। जो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना, जो स्पेस स्टेशन वगैरह में लगे हुए होते हैं, वहां पे सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल टेम्परेचर में या जो रूम टेम्परेचर में ये सुपर कंडक्टर अभी तक नहीं बना है। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर के बारे में बातचीत हो रही है, इस पे रिसर्च भी चल रहा है। और ऐसा सुपर कंडक्टर है भी जो एग्जिस्ट भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी Hg, और ये कब होता है, एट 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन मतलब सोचो कितना माइनस डिग्री सेल्सियस में जाएगा, डिग्री सेल्सियस में अगर जाओगे कितना नेगेटिव में जाएगा। इस टेम्परेचर, इतने ठंडे टेम्परेचर में मर्क्यूरी जाके सुपर कंडक्टर बनता है, ठीक है। तो उस पर भी काम चल रहा है, तो उससे हमें बहुत फायदा भी होगा, हमारा काम और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो आज के डेट में हम आइदर ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉपर वायर, गोल्ड भी यूज होता है जो आपके आईसीज वगैरह में होता है। मतलब जो मोबाइल फोन में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वहां पे गोल्ड का इस्तेमाल होता है, सिल्वर का इस्तेमाल होता है। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा ही तो ट्रांसफर करते हैं। वही चीज अगर सोचो सुपर कंडक्टर हम उसके बदले यूज करना शुरू कर दे तो क्या होगा, डेटा ट्रांसफर चुटकियों में होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। समझ में आया सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होगा, जब रेजिस्टेंस यहां पे 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर 0 हो गया देन हम उस टाइप ऑफ कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं।
ठीक है, आज का क्लास समझ में आया? टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, और सुपरकंडक्टर या सुपरकंडक्टिविटी क्या होता है। आंसर समझ में आया? आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो मैं वो कमेंट सेक्शन में आपको डाउट में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।